चलो, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो वंस अगेन वी आर हियर टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन। जो जर्नी हमने 8 ऑफ मार्च से स्टार्ट की थी, जिसमें हम फिजिक्स की जो भारी भारी कंसेप्ट है एकदम भारी तरीके से उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट यानी ऑप्टिक सेक्शन का जितना कंसेप्चुअल पार्ट इंपॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल डेप्थ जिसकी रिक्वायर्ड थी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, एंड जेई नीट का जो भी 11 12 का फिजिक्स आने वाला है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब जो बेस हमें रिक्वायर्ड था उसको हमने इन शॉर्ट जितना प्रैक्टिस कर सकते प्रैक्टिस के साथ उसको कवर कर लिया है। आज हम सेम सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अगेन यहाँ पे सीबीएसई के लिए 9th में था, स्टेट बोर्ड वालों को 10th में है, लेकिन यहाँ पे 11 12th में हमें इसका अगेन बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए बस उसको लिंक अप करने के लिए और कंसेप्चुअल क्लियरेंस आने के लिए यहाँ पे हम यहाँ उसको डिस्कस कर रहे हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बेसिक सेक्शन है जिसका कंसेप्चुअल क्लियरेंस होना जरूरी है। दैट इज हीट सेक्शन। हीट सेक्शन, हीट सेक्शन। और ये हीट सेक्शन में हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है जो मतलब सिलेबस में इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं है, बाकी सिलेबस में भी हम इसको अप्लाई करके बहुत मतलब इसको क्लियर कर सकते हैं। केमिस्ट्री में भी सारा यहाँ पे जो सिलेबस है, केमिस्ट्री के सेक्शन में मोर देन 60% कॉमन कंसेप्ट आती है, कॉमन कंडीशंस आती है। यानी कि ये सेक्शन ऐसा है कि जो आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हमें ये हीट का डिस्कशन स्टार्ट करना है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टू द हीट यहाँ पे कुछ कंडीशंस बेसिक जो आपको पहले से मालूम है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि हमें मालूम है कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी प्रेजेंट है उसको अपन नेचर बोलते हैं। पहला लेक्चर वही था, हम फिजिक्स स्टडी करते हैं, फिजिक्स स्टडी करते हैं मतलब नेचर को स्टडी करते हैं। इसलिए फिजिक्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नेचर होता है, यानी फिजिक्स को पढ़ना मतलब डायरेक्टली नेचर को पढ़ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं यानी नेचर पढ़ रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, देखो नेचर को पढ़ रहे हैं हम, तो नेचर में हमें मालूम है सब कुछ बना है मैटर से। और ये मैटर जो है हमारे सराउंडिंग में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जिसमें फर्स्ट वन है सॉलिड, सेकंड वन है लिक्विड एंड थर्ड वन है गैसेस, ठीक है। जितना कुछ भी हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करता है ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। मतलब कि देखो हमारे सराउंडिंग में जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, ये सॉलिड स्टेट में। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे पानी की बोतल है, बोतल के इनसाइड पानी है, पीने का पानी है, वाटर है, मतलब वो वाटर क्या है, लिक्विड है। और यहाँ पे रूम में थोड़ा गर्म हो रहा था इसलिए मैंने फैन ऑन कर दिया है, तो फैन क्या कर रहा है, यहाँ पे रूम में एयर को सर्कुलेट कर रहा है। तो ये जो एयर प्रेजेंट है वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। तो हमारे नेचर को बनाने वाला जो कुछ भी मैटर है, जितना भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है नेचर में, वो सारा मैटर ये 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है, कुछ गैसेस होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तो बेसिकली ऐसे मैटर की जो 3 स्टेट है, एक सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड तीसरा गैस, तो ये 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये 3 स्टेट मैटर की मतलब क्यों प्रोड्यूस होती है, किसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसको सॉलिड होना है, उसको लिक्विड होना है, उसको गैस होना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी बातें डिपेंड करती है किसके ऊपर। यहाँ पे एक नई कंसेप्ट जो आपको नहीं मालूम होगी शायद से, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। किसके ऊपर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या है, वही एटम मॉलिक्यूल जो मैटर को बनाते हैं। इंटर मतलब इन बिटवीन, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का जो फोर्स है उसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है एडहेसिव फोर्स, एंड इसको छोड़ के दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स। Adhesive force and cohesive force, though it is not included in your syllabus, but you must know why there are 3 states of matter, and उस 3 states को रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं, जो नेचर में 2 टाइप के, एक कोहेसिव है, दूसरे एडहेसिव है, या फिर एक एडहेसिव है, दूसरे कोहेसिव है। अब एडहेसिव एंड कोहेसिव इनमें डिफरेंस क्या है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फेविक्विक है या फिर फेविकॉल है, इनकी एड देखी होगी, और एड में वहां पे कुछ तो मतलब कहीं पे लिखा जाता है कि फेविक्विक या फिर फेविकॉल ये जो है एकदम स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है।
अब स्ट्रॉन्ग एडेसिव मतलब वो क्या करता है कि जैसे कोई मटेरियल टूट गया, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट से हमें ज्वाइन करना है या फिर एक बॉडी दूसरे बॉडी से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम वहां पे फेविकॉल है या फिर फेविक्विक है उनका यूज करते हैं। यानी कि एडेसिव का काम क्या है कि दो डिफरेंट बॉडी को कनेक्ट करना। इसलिए ये एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? कोहेसिव फोर्सेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर के बारे में कंसीडर कर रहे हैं तो सारे वाटर की मॉलिक्यूल चाहिए। अगर चॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सारे चॉक के मॉलिक्यूल चाहिए। अगर रूम में एयर है, एयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो सारे एयर के मॉलिक्यूल चाहिए। तो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके अट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर हमने पानी को ग्लास में डाला है या फिर पानी को बॉटल में डाला है, तो बॉटल के या फिर ग्लास के सरफेस के मॉलिक्यूल जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आ गए, इसलिए इनको बोला जाता है एडेसिव फोर्स। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो भी हमारे सराउंडिंग में मैटर एग्जिस्ट करता है इट एग्जिस्ट इनटू 3 स्टेट। ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैसेस है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैसेस है। और वो क्यों 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इसके बारे में हमें डिस्कस करना था, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया एक नए वाले फोर्स को जिसको मैं बोल रहा हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बना इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल चमदला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये दो टाइप का है, एक एडेसिव एक कोहेसिव। एडेसिव कोहेसिव, एडेसिव एडेसिव मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का, कोहेसिव का मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का ये फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस किए, अब यहाँ पे ये एडेसिव वाला जो फोर्स है उसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस नहीं करना है, उसको बाद में लिखेंगे। पहले आते हैं कोहेसिव फोर्स के ऊपर। अब कोहेसिव फोर्स मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस मतलब फिर से एक बार, एक ही सब्सटेंस है, जैसे चॉक लिया तो चॉक के मॉलिक्यूल, मेरी बॉडी ली तो मेरे बॉडी की मॉलिक्यूल, पानी लिया तो पानी के मॉलिक्यूल, चेयर ली तो चेयर के बॉडी के मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल है, सेम बॉडी है, सेम बॉडी की जो मॉलिक्यूल है अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो बनता है कोहेसिव फोर्स। तो कंडीशन क्या होती है? देखो, जो हम यहाँ पे मैटर के 3 स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। अब इनके बारे में तो बहुत सारे पॉइंट है जिसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है कि सॉलिड जो है इसको क्या होती है, खुद की एक फिक्स्ड शेप होती है, खुद की एक फिक्स शेप होती है। लिक्विड क्या करता है? लिक्विड क्या करता है? कंटेनर की जो शेप है, कंटेनर की जो शेप है उसको एक्वायर करता है। एंड ये गैस जो है इसको किसी के शेप से लेना देना नहीं है, ये क्या करता है? ऑलवेज रैंडम मोशन परफॉर्म करता है। गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? कोणपण, कुठपण, कधीपण, कसंपण फिरत असतं, काही देणं नाही घेणं नाही। ठीक है, इस तरह से ये 3 जो मैटर की स्टेट है इस फोर्स के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले सॉलिड है, सॉलिड की कंडीशन क्या है? जैसे चौक है, हाथ में है तो भी इसी शेप का है। कैसी शेप है? देखो, मैंने ड्रॉप कर दिया या फिर दूसरे हाथ में लिया, यहाँ पे दबा दिया, कुछ भी किया तो ये खुद की शेप चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसकी शेप फिक्स है। वाटर है, वाटर, वाटर का क्या कंडीशन है? अगर मैंने बॉटल में डाला है तो वो बॉटल का जो कंटेनर, बॉटल की जो वॉल्यूम होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी की बॉटल रखी है, इसमें अगर मैंने पानी डाल दिया तो पानी क्या बनेगा? ये वाटर का शेप का बनेगा। अगर मैंने कैप ओपन करके फ्लोर पे डाल दिया तो फ्लोर का जो शेप है, डाल रहा हूं नहीं मैं, इमेजिन करो, फ्लोर का जो शेप है उस शेप का लिक्विड यानी वाटर बन जाएगा। ग्लास में डाल दिया तो ग्लास की शेप का, मैंने पी लिया पानी तो मेरे अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा, बायोलॉजी में आपको मालूम है, आई डोंट नो, ठीक है, उस तरह का वो क्या करेगा, मतलब कंटेनर की शेप को एक्वायर करेगा। गैसेस मॉलिक्यूल का क्या है? देखो, कुछ लेना देना ही नहीं, इधर उधर घूम रहे थे, मैंने फैन ऑन किया, फैन एक डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहा है, फैन फोर्स अप्लाई कर रहा है गैसेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है? उस फैन के रोटेशन के डायरेक्शन में ऐसे रूम में सर्कुलेट होने लगे। ये बेसिक डिफरेंस है। अब धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहे हैं हम, कैसे ये 3 स्टेट में ऐसे बिहेवियर क्यों चेंज होता है।
तो ये तीनों स्टेट जो है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। सॉलिड में क्या हो रहा है कि वहां पे शेप फिक्स है, लिक्विड में क्या हो रहा है, कंटेनर की शेप एक्वायर की जा रही है। देन गैसेस में क्या हो रहा है कि कोई शेप का कंसीडरेशन ही नहीं है, हर कोई रैंडम मोशन में जब मन किया जहां मन किया वैसे घूम रहा है, कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से लेना देना ही नहीं है, अपनी मर्जी से ये क्या करते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है, यहाँ पे बेसिकली जो है हमें क्या करना है कि ये तीन शेप क्यों होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट जो मैटर की एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अभी जो इंट्रोड्यूस किया था हमने, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे रिस्पॉन्सिबल है, चलो कमान फास्ट थिंक अपॉन इट। कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये सॉलिड की केस में इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसको अपन स्ट्रांगेस्ट बोल रहे हैं। क्या है कंडीशन, देखो कि इन केस ऑफ सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज ट्रेमेंडसली स्ट्रांग, और स्ट्रांग को रिप्लेस करके मैंने यहां पे स्ट्रांगेस्ट लिख दिया। उससे होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इतनी ज्यादा फोर्स से पकड़ के बैठ रहा है कि वो एक दूसरे को हिलने ही नहीं दे रहा है। फिर हम एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करेंगे, डिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे, तो ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। मतलब ये मॉलिक्यूल जो है फिक्स पोजीशन पे स्टेबल हो गए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं हो रहे हैं। क्यों मूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको मूव करने के लिए अपोज करने वाला ये फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन प्रेजेंट है, एंड ये यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में कैसा है, एकदम स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है। एंड यहाँ पे गैसेस की केस में ये जो फोर्स है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है मतलब उसको अपन कंसीडर ही नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे गैसेस की केस में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब उसका कंसीडरेशन ही नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से लेना देना ही नहीं है, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से लेना देना ही नहीं है। ये कहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है। इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव होते हैं। लेकिन जो लिक्विड की केस है, इस लिक्विड की केस में जो फोर्स है वो मॉडरेट है। मॉडरेट है यानी क्या, यहाँ पे सॉलिड की केस में जो फोर्स है उससे कम है, एंड गैसेस की केस में जो फोर्स है उससे ज्यादा है। कंडीशन देखो, आज के लेक्चर हमें हीट सेक्शन पढ़ना था। हीट को इंट्रोड्यूस करने से पहले यहाँ पे मैंने फिजिक्स मतलब क्या है, यानी नेचर में क्या होता है, कैसे डिफरेंट मैटर की स्टेट एग्जिस्ट करती है, उसके अबाउट हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। तो बेसिक तीन स्टेट में हमारे सराउंडिंग में जितना मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, उस पॉइंट के ऊपर हमें आना है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक न्यू टाइप के फोर्स को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। अब सेम एंड डिफरेंट होते, डिफरेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने सेम सब्सटेंस का लिया जिसको हमने कोहेसिव फोर्स बोला। फिर से एक बार मैंने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का बेसिक डिफरेंशिएशन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है वो लिखा है कि सॉलिड को फिक्स शेप है, लिक्विड खुद की नहीं है, जिसमें डाल दिया उसकी शेप एक्वायर कर रहा है, मतलब इट एक्वायर्स द शेप ऑफ कंटेनर। एंड गैसेस को तो लेना देना नहीं, वो क्या कर रहा है, रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जहां पे मन किया जब मन किया, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं। इसके लिए रीजन क्या है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड की केस में एकदम स्ट्रांग है, गैसेस की केस में है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, हम उसको कंसीडर ही नहीं कर सकते। एंड लिक्विड की केस में मॉडरेट है, मतलब है कंसिडरेबल है, लेकिन सॉलिड इतना स्ट्रांग नहीं एंड गैसेस इतना वीक भी नहीं। अब इससे क्या होता है, देखो कि ये फोर्सेस जो है ऐसे क्यों हो गया, एक में स्ट्रांगेस्ट, एक में मॉडरेट, एक में नेग्लिजिबल, ऐसे क्यों हुआ, उसके लिए एक बेसिक रीजन है। क्या है बेसिक रीजन, उसके लिए एक रीजन है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इट्स ए शॉर्ट रेंज फोर्स, इट्स ए शॉर्ट रेंज फोर्स, और इसकी रेंज होती है इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -10 मीटर। मतलब ये जो फोर्स है सिर्फ 10 टू द पावर -10 मीटर इतने डिस्टेंस तक एप्लीकेबल है। मतलब दो मॉलिक्यूल से अगर 10 टू द पावर -10 मीटर से कम सेपरेशन है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेपरेशन अगर बढ़ गया तो वहां पे ये फोर्स एक्ट नहीं होगा।
अब ये फोर्सेस जो है सॉलिड लिक्विड गैसेस की केस में ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि पहले आइस है, उसके बाद में वाटर है एंड उसके बाद में स्टीम है। आइस है, वाटर है, स्टीम है, आइस है, वाटर है, स्टीम है। क्या ये कुछ भी नहीं है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है सॉलिड स्टेट में, ये एग्जिस्ट कर रहा है लिक्विड स्टेट में, ये एग्जिस्ट कर रहा है गैसेस स्टेट में। ऐसे कैसे पॉसिबल है, एक ही सब्सटेंस है और मैंने उसको आइस में भी लिखा है, मतलब सॉलिड स्टेट में लिख दिया। ऐसे होता है क्या, आइस को मतलब किसी कंटेनर में डाल दिया, वो कंटेनर की शेप एक्वायर कर रहा है? पॉसिबल नहीं है। जब मेल्ट करेगा तब करेगा, लेकिन जब तक वो आइस है तब तक वो खुद की जो शेप है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी शेप में वो क्या करता है, मतलब कंटेनर की शेप को एक्वायर किए बिना खुद के शेप के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या है, देखो कि H2O है, जैसे कि वाटर है, वो सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड स्टेट में भी है, गैसेस स्टेट में भी है। ऐसे कब पॉसिबल होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखो कि हमें क्या करना पड़ता है, पहले आइस बनाना पड़ता है, और आइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हीट कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, उससे क्या होता है, उस पॉइंट पे बहुत टाइम है हमें आने के लिए। पहले हम कंडीशन करेंगे कि हमारे पास आइस था, तो अगर मुझे आइस का कन्वर्जन वाटर में करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू, कम ऑन फास्ट, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। करेक्ट है, क्या करनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मुझे फिर से वाटर का कन्वर्जन स्टीम में करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से अगेन हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। हीट सप्लाई कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हीट एंड टेम्परेचर क्या है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ठीक है, पहले मुझे हीट मतलब क्या है वो एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैं नेचर के साथ कनेक्ट करके उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी कि यहाँ पे कंडीशन एकदम सिंपल बन रही कि अगर आइस को मैं हीट दूंगा तो आइस की वाटर बनेगी, अगर मैं वाटर को और हीट दूंगा तो वाटर की स्टीम बनेगी। आइस का वाटर, वाटर का स्टीम, आइस का वाटर, वाटर का स्टीम, ये कन्वर्जन होगा। एंड इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हीट है। क्या है हीट, हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें इतना मालूम है, प्रैक्टिकल हम वर्क करते हैं तो हमें इतना मालूम है कि आइस को अगर ये दे देंगे हीट तो वो वाटर बनेगी, वाटर को फिर से हीट दे देंगे तो वो स्टीम बनेगी। ठीक है, अब कैसे बनेगा, क्या होता होगा एक्चुअल मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्या होता होगा उसको सुनो। अभी हमने इससे पहले जो डिस्कशन किया था वहां पे हमने देखा था कि कोई भी मैटर सॉलिड है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बिटवीन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एकदम ट्रेमेंडसली स्ट्रांग है। एंड उसको छोड़ के जो नेक्स्ट स्टेट आती है जिसको अपन लिक्विड बोलते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। ध्यान से सुनो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से अवे जाएंगे। लेकिन अवे जाने के लिए, अवे जाने के लिए एक एक वर्ड ध्यान से सुनो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये कि अगर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अवे जाना है तो उनको अवे जाने के लिए वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर ओवरकम करना पड़ेगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर अगर ओवरकम करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर अगर ओवरकम करना है तो इनके पास एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन ये एनर्जी खुद के पास नहीं होती है, अगर कहीं से मिल गई, एक्सटर्नली मिल गई, तो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से थोड़ा सा सेपरेट होगा। जब मॉलिक्यूल का सेपरेशन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो जाएगा, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा। अगर हमने वाटर के मॉलिक्यूल को और एनर्जी सप्लाई की और हीट सप्लाई की और उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स थे वो अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर ओवरकम करेंगे एंड इतनी हवा करेंगे, इतनी दूर जाएंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लायक ही नहीं बचेगा। अब वो क्या हो गए, फ्री हो गए, एंड वो क्या करेंगे, रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, कोनपन, कुटपन, कदीपन, कसपन, वो मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से कोई मैटर सॉलिड है, कोई लिक्विड है एंड कोई गैसेस है, तो इनका ये डिफरेंशिएशन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो वो सॉलिड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मॉडरेट है, कम है, तो वो लिक्विड है, एंड अगर नेग्लिजिबल है, कंसिडरेबल है नहीं, तो वो गैसेस मॉलिक्यूल्स है। ये नेचुरली ऑकरिंग मैटर की स्टेट में हो गया। लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर मैटर दिया गया है एंड उसकी अगर हमें स्टेट चेंज करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं फिजिक्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि फिजिक्स हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ये यहाँ पे कुछ तो लिखा है मैंने, हीट। क्या है हीट, अभी डिस्कशन के बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं
कि अगेन हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या हीट मतलब? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अभी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम उसको डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इतना मालूम हुआ कि हीट मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर यहां पे कनेक्ट करेंगे मैटर की स्टेट से रिलेटेड, तो हमें इतना मालूम हो रहा है कि अगर सॉलिड को देंगे तो सॉलिड क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करके मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा के सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में कर देगा। अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड एब्जॉर्ब करके दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का जो फोर्स था उसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज करेंगे, सेपरेशन और बढ़ेगा एंड वो गैसेस मॉलिक्यूल्स में आएंगे। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोस्ट एनर्जेटिक। जो सॉलिड एंड लिक्विड की केस में मॉलिक्यूल से उनके कंपैरिजन में गैसेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो एक्सट्रीमली ट्रेमेंडसली हाई होती है। इसके वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन होते हैं। मतलब यहाँ पे उनको जो एनर्जी मिली थी एक बार फ्री हो गए, अब करे क्या एनर्जी का, है ना, अब करे क्या एनर्जी का, तो इस एनर्जी का गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। एंड ये सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स बाय वर्च्यू ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जहां पे मन किया वहां पे वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस तरह से हमारे सराउंडिंग में जो नेचर है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है एंड इसकी जो स्टेट्स है वो हम चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस हीट। हीट का मतलब क्या है, अब मालूम हो गया कि इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है हीट मतलब, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां पे जो डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन में मैं आगे एक स्टेटमेंट ऐड कर सकता हूं, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच मॉलिक्यूलर सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस कैन इंक्रीज। डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट वे से डिफाइन करेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे वर्क क्या हो रहा है, इंटरमोलिक्यूलर जो सेपरेशन था वो इंक्रीज हो रहा है, किससे, हीट सप्लाई करने से। अब ये सॉलिड लिक्विड गैसेस की केस हो गई, नॉर्मल केस हमारे सराउंडिंग में और भी आप ऑब्जर्व करते हो कि जैसे वो लाइट की मतलब तारा साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाली कनेक्टिविटी वाली वायर्स है तारा, जिससे हम मीटर का कनेक्शन लेते हैं, तो उनकी कंडीशन अगर देखेंगे तो अब समर में उनको अगर देखेंगे तो ऐसे स्ट्रेच नहीं है, एकदम स्लैक हो गई है, नीचे आ गई है। कहीं पे अगर हवा वगैरह चल गई तो हमें डर लगता है कि एक दूसरे को टच करके वो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर जब विंटर आएगा तब उसको ऑब्जर्व करेंगे, है कहीं पे घर के बाजू में तो ऑब्जर्व करो, विंटर में ऐसे एकदम पॅक स्ट्रेच हो जाती है, वायरमन सोडून त्याला पॅक करतो का आणि उन्हाळा लागल्यावर परत ढिल्लं करतो का, ऐसे नहीं होता है, उसको टाइम ही नहीं वहां पे जाने के लिए, अपने आप वो एकदम स्ट्रेच होती है विंटर में, अपने आप ऐसे एक्सटेंड स्लैक होती है समर में। तो उसको स्लैक किया या फिर टाइट किया, किसने किया, ये हीट नहीं किया। समर में टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हीट बढ़ती है, तो मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ता है यानी उसकी लेंथ बढ़ती है। विंटर में हीट कम होती है मतलब टेम्परेचर कम होता है, मतलब एनर्जी कम होती है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम होंगे, मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए वो एकदम टाइट हो जाएगा। इस तरह से हीट मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। एंड अगर डायरेक्टली स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रही है तो भी वहां पे फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। अब फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक बलून है, फुगा, हवा भर दी हमने उसमें और घर में रखा है, घर में रखो रात भर और दोपहर में 11, 11:30, 12 बजे जाके उसको सनलाइट में उन्हामध्ये ठेवून द्या, क्या होगा, सनलाइट में रखने के बाद हार्डली आधा 1 मिनट में वो फट जाएगा, का त्याला ऊन जास्त लागलं का, क्यों फटा, क्यों, घर में रखेंगे 4 दिन 8 दिन कुछ नहीं होगा, और अगर कड़क उन्हामध्ये जर ठेवलं वो एक्सप्लोड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे वो एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी गेन करने से वो जो बलून के सरफेस के साथ टकरा रहे थे उनकी टकराने की टेंडेंसी बढ़ गई, वहां से मोमेंटम चेंज होने लगा, ज्यादा फोर्सेस एक्सर्ट करने लगे, ज्यादा फोर्सेस एक्सर्ट करने से वहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सटेंड हुआ और वहां पे जो गैस की वॉल्यूम थी वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ने लगी और बलून जो था उस वॉल्यूम को पकड़ के रखने के लिए अनेबल हो गया, इसलिए बलून एक्सप्लोड हो गया।
समझ में आ रहा है? मतलब स्टेट भी चेंज होती है, उसके साथ फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन भी चेंज हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो हमें जो आगे का पॉइंट पढ़ना है, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बाद में टेम्परेचर मतलब क्या है, टेम्परेचर की स्केल कैसे बनाई जाती है, थर्मोमीटर है ना। टेम्परेचर, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, बहुत लोगों को फीवर आ रहा है, तो जाने के बाद डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। इंफ्रारेड क्या कैसे वर्क करता है, वो जो स्कूल में क्लासेस में है उसके बारे में बाद में आएंगे। पहले बेसिक मैकेनिज्म, थर्मोमीटर है, उसको एक तो तोंडामध्ये किंवा बॉडीच्या कुठल्या तरी पार्ट सोबत कनेक्ट करके उसको डॉक्टर रख देते हैं 2, 5, 10 मिनट, और उसके बाद में कितना टेम्परेचर उनको समझ में आता है। तो टेम्परेचर कैसे समझ में आ गया हमारे बॉडी को, थर्मामीटर ने कैसे मतलब सेंस कैसे कर लिया, वो एज ए सेंसर कैसे वर्क करने लगा। तो वो सेंसर की वर्किंग की जो मैकेनिज्म की प्रोसेस है, वो आज के डिस्कशन के साथ में आगे की हिट के जितने भी लेक्चर होंगे वहां पे मैं आपको मतलब कनेक्ट करने वाला हूं। अभी आते हैं और एक पॉइंट रिलेटेड टू यहाँ पे हिट का होता है, दैट इज ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं ना, ये कहां तक एप्लीकेबल है उसका डिस्टेंस ही बताइए, 10⁻⁻10 मीटर तक। उससे ज्यादा डिस्टेंस है तो ये फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट नहीं होते। ठीक है, तो अभी ये 3 स्टेट मैटर की हो गई। अब ये 3 स्टेट के बाद हम यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए बाकी सिलेबस की कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए, फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए ये रिक्वायर्ड होता है, दैट इज हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर क्यों होती है, इसको मैंने इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि नेचर का एक बेसिक रूल है, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज फ्लो विल ऑकर। अगर कहीं पे चेंज या फिर हम उसको डिफरेंस बोलेंगे, अगर कहीं पे डिफरेंस है तो वहां पे क्या होता है, फ्लो ऑकर होता है, ये नेचर का रूल है। फिर डिफरेंस कहाँ का है तो क्या फ्लो होगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर पानी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब लेवल का एक्सपेरिमेंट देखा, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, ये पूरा यहां तक भरा पड़ा है एंड ये एम्प्टी है, इन दोनों को अगर मैं इस तरह से पाइप से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, विदाउट एनी मोटर, विदाउट एनी वर्क, इधर का जो पानी है जब तक दोनों की लेवल सेम नहीं बनती है तब तक कम हो जाएगा। यानी कि अगर पानी के केस में, वाटर के केस में लेवल में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है, तो ये वाटर फ्लो होगा जब तक ये डिफरेंस जीरो नहीं होता है तब तक। यानी टैंक में पानी भर रखा है टेरिस पे और टैप है, टैप की लेवल लो है, ऐसा नहीं होता है कि टैंक खाली है आणि वर टैप ठेवला है तो वहां पे पानी नहीं आता है, आपको घर पे मालूम होगा, ठीक है ना। जो टैंक नीचे अगर बना है तो नीचे के टैंक पे मोटर ऑन करके सारा पानी पहले टेरेस के टैंक में चढ़ाना पड़ता है, फिर जाके टैप में पानी आता है। ऐसे क्यों, क्योंकि जब तक लेवल में डिफरेंस नहीं होगा फ्लो ऑकर नहीं होगा, मतलब वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ये बेसिक कंडीशन। वही केस हमने इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई की थी कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है, कहां से कहां तक फ्लो होता है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां तक फ्लो होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेटल के एल्यूमिनियम के स्ट्रिप है बोर्ड के एंड में, मैं उसको टच करूंगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं वायर कनेक्ट करूंगा दो एंड पे फिर टच करने जाऊंगा तो मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर सकता, आई विल एक्सपीरियंस द शॉक। यानी कंडक्टर है तो वहां से करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट कब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा तब तक। उसी तरह से ये हीट से रिलेटेड बातें होती है कि अगर हम समर में ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या होता है, मतलब स्वेटिंग होती है, एक्स्ट्रा गर्म हो तो फैन लगाना पड़ता है, कूलर्स लगाने पड़ते हैं, एसी लगानी पड़ती है। वही अगर विंटर में देखेंगे तो क्या होगा, विंटर में उलन के जैकेट्स पहनते हैं एक के ऊपर दो, है ना। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, मतलब वहां पे क्या होता है, विंटर एंड समर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कंडीशन ये है देखो कि हम जो विंटर में खा रहे हैं वही समर में खा रहे हैं। खाने के बाद क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी वर्क कर रही है एंड हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन रख रही है। अब कैसे मेंटेन रखती है, वो आपकी बायोलॉजी का पार्ट है कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो हीट को प्रोड्यूस करता है, कौन सा बर्नर है ना, कौन सा गैस है जहां से हीट प्रोड्यूस होती है, एंड टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन होता है वो आप बायोलॉजी में देख लो। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो एबल है हमारा टेम्परेचर संभालने के लिए। फिर भी ऐसे क्यों होता है कि विंटर में जो है वो ठंड बचती है, समर में जो है वो गर्म होता है, ऐसे क्यों होता है, उसका रीजन इस स्टेटमेंट में कि विंटर में क्या हुआ देखो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, नो डाउट इन दैट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा।
लेकिन विंटर में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो कम होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे बॉडी का 37, सराउंडिंग का 10, यानी वहां पे क्या ऑकर हुआ, डिफरेंस। एंड ये डिफरेंस ऑकर होने के बाद हमारी इच्छा होगी या नहीं होगी, तो भी हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली सराउंडिंग को क्या करती है, हीट को लॉस करती है। समझ में आ रहा है? मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर अगर है तो वहां पे हीट ट्रांसफर होगी। इन सेम वे, जैसे अगर लेवल में डिफरेंस है तो वाटर ट्रांसफर होगी, अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसी तरह से अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगी। अब विंटर में क्या है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए हमने इतनी मेहनत से खाया पिया और हीट को प्रोड्यूस किया, बॉडी उसको रिलीज कर रही है सराउंडिंग में, ज्यादा भूख लगती है विंटर में, उसका रीजन ही ये है। फिर हम क्या करते हैं, हीट के इंसुलेटर्स पहनते हैं, जो करके हमारी बॉडी की हीट, एक्स्ट्रा हीट बाहर नहीं जानी चाहिए। अब समर में क्या होता है, देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगेन सेम है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो एक्सीड कर रहा है 37 को, 40 हो रहा है, 41 हो रहा है, 42 हो रहा है। और वहां पे क्या होगा, फिर हमारी इच्छा नहीं है, फिर भी सराउंडिंग का जो एक्स्ट्रा का टेम्परेचर था वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट हमारे बॉडी में ट्रांसफर करे जा रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, देखो कि मैं तो 37 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन मेरा टेम्परेचर 37 को एक्सीड करने लगा, इसलिए बॉडी की कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गई और मेरी बॉडी कूल करने के लिए डिफरेंट जो एक्शन बॉडी को लेने थे, बॉडी ने ले लिए। समझ में आ रहा है? मतलब हमें चाहिए नहीं है, एक्स्ट्रा हीट नहीं रिक्वायर्ड है, हम खाते खा रहे पी रहे उसके लिए, हम एबल है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फिर भी हम नेचर के रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होती है हमारे बॉडी में समर में एंड हमारे बॉडी से विंटर में। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक रीजन है हीट ट्रांसफर के लिए, कि अगर वहां पे टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी। Whenever there is a difference in temperature, it will always flow from higher temperature to the lower temperature, from higher temperature to the lower temperature. अब ये हीट जो फ्लो होती है, देखो इस हीट के फ्लो होने के कुछ वेज है जिनको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, कि हीट कैन बी फ्लो बाय 3 वेज। हीट 3 तरीके से, 3 वेज से फ्लो होती है। नंबर 1 है कंडक्शन, नंबर 2 है कॉन्वेक्शन, एंड नंबर 3 होती है रेडिएशन। ऐसे 3 तरीके से क्या होती है, हीट फ्लो होती है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी विंटर चल रहा है, सॉरी समर चल रहा है, विंटर में हम नहाने के लिए क्या करते हैं, टू टेक बाथ, गर्म पानी लेते हैं, है ना, बकेट फुल ऑफ वाटर गर्म लेके फिर उसको हमने रख दिया, तो वो कितना गर्म हो गया वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें मतलब पानी के अंदर हाथ डाल के चेक करते हैं कंफर्टेबल है या नहीं है। तो एक्चुअल हाथ डाल के पानी का टेम्परेचर चेक किया, मतलब पानी के टेम्परेचर, मतलब पानी के साथ हमारे बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट हुआ, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स अगर हीट के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसको कंडक्शन बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन हमने क्या किया कि पानी जस्ट गर्म है ऐसा अंदाज आपल्याला येतोय, तो डायरेक्ट हाथ डालने की डेयरिंग नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो मतलब ये आ रही वाफ स्टीम येतात, उसको अगर ऐसे थोड़ा सा हाथ अगर उसके ऊपर घुमा रहे तो हमें थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, मतलब एक्चुअल कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फ्लूइड का फ्लो ऑकर हो रहा था, फ्लूइड का फ्लो ऑकर हो रहा था, मतलब वो कॉन्वेक्शन था। लेकिन हम अगर जाके कोने में बैठ जाएंगे, मूड ही नहीं कर रहा है, लेकिन बकेट में गर्म पानी था, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट वेट करेंगे, तो जितना गर्म पानी हमने रखा था वो उतना नहीं रहेगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ना हमने टच किया, ना हमने वेपर्स को एब्जॉर्ब किया, मतलब ना कंडक्शन हुआ ना कॉन्वेक्शन हुआ, विदाउट टच, जादू से जो हीट का लॉस होता है उसको बोला जाता है रेडिएशन। अगेन ये रेडिएशन पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही कंसीडर करना है। मतलब सारे लोग फिर से एक बार देखो, जो स्टार्ट से लेक्चर कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, उनको हर बार समझ में आएगा हर एक लेक्चर में, कि जो फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बातें एक्सप्लेन की थी वो समझ में आ गई, मतलब आपका पूरा फिजिक्स प्रिपेयर हो गया। मैंने पहले इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन लिया था, अभी लाइट सेक्शन हो गया, अभी मैं यहाँ पे हीट सेक्शन में आ रहा हूँ, इसके बाद में मैकेनिक सेक्शन, मतलब सारे सेक्शन को अपन टच करेंगे, तो हर बार हमें जो पढ़ना है वो पहले लेक्चर में जो क्लियर किया था वही पढ़ना है, बस उसको डिफरेंट केस में डिफरेंट तरीके से हम अप्लाई कर देते। ठीक है, तो आज जो है हमने हीट सेक्शन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 3 स्टेट ऑफ मैटर कैसे एग्जिस्ट करती है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। अब एक्चुअल में जो हीट ट्रांसफर होने के वेज है, एक कंडक्शन, दूसरा कॉन्वेक्शन एंड तीसरा रेडिएशन। एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंडक्शन में ऐसे क्या होता है, जैसे मैंने आयरन का रॉड हाथ में लिया, उसको गैस के बर्नर के ऊपर रख दिया, एक साइड गैस के बर्नर के ऊपर है, एक साइड हाथ में है, ऐसे पकड़ के अभी अभी मैंने रखा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसका आराम से पकड़ सकते हैं।
है ना, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, 4 मिनट, उसके बाद क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि गैस बर्नर की जो हीट है वो रॉड से मेरे बॉडी में एंटर करने लगी, और एंटर करने के बाद क्या हुआ कि एक पॉइंट पे उस हीट को, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर के कंपैरिजन में वो एक्सट्रीमली हाई हो गई, हम उसको कैरी नहीं कर पा रहे, वो हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हाथ की सेल वगैरह वो डैमेज हो सकती है, इसलिए हमें छोड़ना पड़ा। अब उसको अगर बारीक एकदम ध्यान से देके देखेंगे कि गैस के बर्नर की हीट थी, उसको हमारे हाथ तक लेके कौन आया? मालूम है, जनरली बोल सकते हैं हम कि कंडक्शन हो गया। लेकिन नेचर में, जैसे इलॉन मस्क, मालूम होगा आपको, नहीं मालूम है तो 10th की एग्जाम में हम उसको सेशन भी लेंगे, और यूट्यूब पे सर्च भी करो, इलॉन मस्क है, उसका स्टेटमेंट होता है हर एक इंटरव्यू में कि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन ऐसे नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, वो जो क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ एक एक कंसेप्ट के ऊपर वर्क करने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तब जाके हमें एक एक सेंसर, एक एक वर्क करने वाला, एक एक कंपोनेंट की एक एक स्टेप समझ में आती है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती है। वही कंडीशन यहाँ पे कुछ भी अपने आप नहीं होता है, जो होता है उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन है, वो रीजन समझना, उसको देखना, मतलब फिजिक्स को पढ़ना। तो गैस के बर्नर की हीट हमारे हाथ में कौन लेके आया, कौन था वो? इसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आज कुछ ज्यादा लोड नहीं है, लेकिन जो लोग ऐप पे रजिस्टर नहीं है, उनको डीपीपी नहीं मिल रही है, फिर से वंस अगेन आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपका नाम, स्कूल का नाम एंड व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, सो दैट आई कैन ऐड यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी एप्लीकेशन जो हमारे क्लास का है, और वहां पे आपको डीपीपी मिलेगी। 3 डीपीपी अपलोडेड है, कुछ लोगों ने सॉल्व किए, कुछ लोगों को अभी मालूम भी नहीं है, ठीक है? राहुल, डीपीपी न्यूमेरिकल्स विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वहां पे न्यूमेरिकल सी है, लेकिन वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में, थोड़ा सा सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है? यहाँ पे मैसेज करो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए भी एंड ऐप की लिंक के लिए भी, ठीक है? अभी न्यूमेरिकल्स ही चलने वाले राहुल आगे।